अरुण साहब जी, श्री मनसुख भाई वासवा जी, अरुण साहब जी, जी 377 है जी जी जी। माननीय सभापति महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों और कृषि की तरक्की के लिए लगातार काम कर रहे हैं। किसानों को किफायती दर पर यूरिया डीएपी मिले, इसके लिए यूरिया में 2700 रुपए, 2700 रुपए की सब्सिडी, डीएपी में 2005। जो पाठ आपके पास है उसी को केवल पढ़िए, वही रिकॉर्ड में जाएगा, उसके इतर कुछ मत बोलिए प्लीज। सब्सिडी दे ही रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे नियम 377 के अधीन अत्यंत महत्वपूर्ण लोक महत्व के विषय उठाने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। महोदय, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की तरक्की के लिए काम कर रही है। रासायनिक खादों में एक बड़ी सब्सिडी, यूरिया में लगभग 2700 रुपये, डीएपी में लगभग 2500 रुपये प्रति बोरी मोदी जी की सरकार किसानों को दे रही है। परंतु छत्तीसगढ़ में कथित रूप से कालाबाजारी हो रही है, किसानों का शोषण हो रहा है। मैं आपके माध्यम से रसायन और उर्वरक मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस विषय पर संज्ञान लेकर राज्य सरकार को निर्देशित करे कि वे किसानों को निर्धारित दर पर यूरिया, डीएपी आदि रासायनिक खाद किसानों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। धन्यवाद। श्री मनसुख भाई वसावा जी। धन्यवाद सर। मैं आपके माध्यम से नियम 377 के अधीन सूचना में मेरा जो सब्जेक्ट है, इस बात को आपके समक्ष रखता हूं सर। इस बात के काफी संकेत है कि देश में कृषि उत्पादकता और खाद्यान्न उत्पादन में कमी आ रही है। प्रधानमंत्री ने उत्पादन में वृद्धि करने और तत्पश्चात मूल्य श्रृंखला में सुधार लाने पर बल दिया है। कृषि क्षेत्र में धीमे धीमे विकास के मुख्य कारण कम सार्वजनिक निवेश, उत्पादकता में स्थिरता आना, मृदा का क्षरण, फसल कटाई अपशिष्ट अपमूल्यवर्धन, वर्षा संचित क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का अल्प उपयोग तथा किसानों के उत्पादों का बाजार के बिचौलियों का मूल्य निर्धारण किया जाना आदि है। देश में दूसरी हरित क्रांति लाने के लिए इसमें इस प्रक्रिया को स्मरण करना और इससे सीखना होगा, जिससे प्रथम हरित क्रांति संभव हो पाई। जैविक विज्ञान, जल संरक्षण, सूक्ष्म कृषि तथा जैव प्रौद्योगिकी के आदि में इजराइल जैसे देशों से अनुभवों का इस्तेमाल किए जाने का आवश्यकता है। मैं केंद्र सरकार से इस संबंध में आग्रह करता हूं कि देश में कृषि के विकास हेतु हर संभव प्रयास करें। धन्यवाद सर। श्री अर्जुन लाल मीणा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे नियम 377 के अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र उदयपुर के में सांप्रदायिक दंगे के फैलाने की योजनाबद्ध साजिश रची गई। उदयपुर शहर के हाथीपोल क्षेत्र में मालदास स्ट्रीट में कन्यालाल टेलर की दुकान में घुसकर गर्दन पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या का लाइव वीडियो बनाकर एक आपत्तिजनक वीडियो भी वायरल कर दिया, जिससे हत्या के बाद सांप्रदायिक तनाव के हालात हो गए। जब इतनी बड़ी घटना की जांच एजेंसियों ने शुरू की तो पता चला इस हत्या के तार पाकिस्तान स्थित दावत इस्लामी संगठन से जुड़े हैं। पाकिस्तान के ऑपरेट हो रहे इस संगठन का असल मकसद भारत में दहशत फैलाना, सांप्रदायिक दंगे कराना है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि राजस्थान में लगातार फैल रहे दावत इस्लामी संगठन पर अति शीघ्र प्रतिबंध लगाया जाए और मृतक कन्हैयालाल को न्याय दिलाने के लिए जांच स्पेशल केस में लेकर दोषियों को फांसी की सजा दिलाई जाए। माननीय सभापति महोदय, अभी अभी हमारे और व्यापारी को इस तरह के वायरल
वीडियो किया गया है। हमारे राज्यसभा के मेंबर किरोड़ी लाल मीणा जी को, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी को भी धमकी दी है। इस पे जांच कराई जाए। थैंक यू सर। श्री रमेश विधुड़ी जी, श्री प्रताप राव साइकिलकर, क्या नाम लिखा पाटिल, हाँ, श्री प्रताप राव पाटिल चिखलीकर जी जी। नांदेड़ बीदर नई रेल परियोजना जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र के महाराष्ट्र और कर्नाटक 2 राज्यों को जोड़ने वाली अत्याधुनिक महत्वपूर्ण रेल परियोजना है, जिसे सरकार द्वारा बजट का आकलन करने के उपरांत पिंक बुक में सम्मिलित करते हुए मंजूरी दे दी गई है। मेरे द्वारा इस रेल परियोजना की प्रगति का ब्यौरा मांगने पर मुझे रेल मंत्रालय ने पत्र द्वारा अवगत किया। यह प्रस्ताव दोनों राज्य सरकारों की सहमति हेतु लंबित है अथवा महाराष्ट्र एवं कर्नाटक सरकार के पास अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। इस प्रक्रिया को लगभग 1 वर्ष बीत चुका है, लेकिन कार्य में अभी तक कोई आगे प्रगति नहीं हुई है। मेरी सरकार से आग्रहपूर्वक मांग है कि दोनों संबंधित सरकारों को एक न्यूनतम समय सीमा के अंदर अपनी अपनी सीमावर्ती इलाकों में भूमि अधिग्रहण तथा बजट के प्रावधान को स्वीकृत देकर शीघ्र केंद्र सरकार को सौंपे, ताकि इस रेल मार्ग से सभी लाभार्थी जिलों के ग्रामीण इलाकों को भी लाभ मिले और अधिकतम ग्रामीण इलाकों का रेल सेवाओं से जोड़ने का प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो। धन्यवाद। श्री सुब्रत पाठक जी, श्रीमती केशरी देवी पटेल जी। अध्यक्ष महोदय, हमारा देश भारत एक धर्मपरायण देश है। इस देश की धरती पर लगभग 5200 वर्ष पूर्व अवतरित श्रीमद्भागवत गीता 700 श्लोकों का एक दिव्य ग्रंथ है। यह एक अमूल्य चिंतामणि रत्न साहित्य का सागर और अमृत कुंभ और विचारों के उद्यान में कल्पतरु तथा धर्म में सत्यपथ का ज्योति स्तंभ है। इसमें वेद का मर्म है, उपनिषद का सार है, महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ का नवनीत तथा संख्या का समन्वयक है। एक ऐसा आध्यात्मिक शास्त्र है जिसमें मनुष्य नर से नारायण बन सकता है। ये एक अलौकिक यंत्र, एक ऐसा तत्व ज्ञान है जिसमें भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व की आत्मा बसती है और आज एक निर्विवादित रहा है। लगभग सभी संप्रदाय के संस्थापक महापुरुषों ने अपनी क्षेत्रीय भाषा में गीता का ही सत्र दोहराया है कि ईश्वर एक है। पूरे विश्व में समस्या बनी है रक्त रंजित वातावरण, आतंकवाद, नस्ल भेद, ऊंच नीच तथा अनेक मुद्दों से विश्व के हर राष्ट्र का नेतृत्व समाधान खोजने के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन इन सब का संपूर्ण समाधान केवल श्रीमद् भागवत गीता भाष्य यथार्थ गीता में ही भली प्रकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में मेरी एक प्रार्थना तथा बहुमूल्य सुझाव है कि हमारे पंचांग के अनुसार गीता जयंती दिवस मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी पर मनाई जाती है। हमारी मान्यता के अनुसार ये दिवस श्रीमद् भागवत गीता का प्रतीकात्मक जन्म दिवस है। इसी दिन महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। अतः विश्व में इस महान ग्रंथ को यथोचित सम्मान करने के लिए इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय गीता दिवस घोषित कराने का प्रयास किया जाए, ताकि विश्व जनमानस का ध्यान इसके उपदेशों पर केंद्रित हो। धन्यवाद। श्री देवजी भाई पटेल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। इसमें एसोसिएट नहीं, 377 में एसोसिएट कहाँ होता है? नहीं, दिल से कर दिया अध्यक्ष जी इन्होंने। जी जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरे संसदीय क्षेत्र जालोर जिले में रेलवे से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों के संदर्भ में सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। सर, 1 नंबर, समदड़ी भीलड़ी मार्ग का दोहरीकरण और विद्युतीकरण किया जाए। 2 नंबर, ट्रेन संख्या 22-483, 22-484 जोधपुर गांधीधाम ट्रेन का मोदरान स्टेशन पर ठहराव दिया जाए। 3 नंबर, बाड़मेर यशवंतपुरा एसी एक्सप्रेस 14805, 14806 ट्रेन को सप्ताह में 7 दिन मीन्स प्रतिदिन चलाना
तथा स्लीपर कोच जोड़ने के संदर्भ में। 4 नंबर, जालोर से दिल्ली वाया जयपुर समदड़ी बिलड़ी मार्ग पर नई रेल का प्रारंभ किया जाए। 5 नंबर, जालोर जिला दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों से निम्न रूप से रेल मार्ग से जोड़ा जाए। बेंगलोर से जोधपुर वाया समदड़ी बिलड़ी, हैदराबाद से जोधपुर वाया समदड़ी बिलड़ी, कोयंबटूर से जोधपुर वाया समदड़ी बिलड़ी, चेन्नई से जोधपुर वाया समदड़ी बिलड़ी और जैसलमेर कांडला वाया साचोर नई रेल लाइन प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत स्वीकृत कर निर्माण करवाया जाए। 7 नंबर, दिल्ली सराय रोहिला भगत की कोठी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12-421, 12-422 ट्रेन का विस्तार बिलड़ी जंक्शन तक करवाया जाए। धन्यवाद सर। सर जहाज भी दिलवा दीजिए। जी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जी का ध्यान अंबाला के विज्ञान उपकरण उद्योग की ओर दिलाना चाहता हूं। अंबाला विज्ञान उपकरण व रक्षा उत्पादों को बनाने के लिए विश्व विख्यात है। माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, फिजिक्स व अन्य उपकरण यहां बनाए जाते हैं। अग्नि 5 में भी अंबाला विज्ञान उद्योग के एक कारोबारी ने कुछ पुर्जे बनाए हैं। यहां पर 3000 के लगभग इकाइयां कार्य कर रही हैं, जिनकी सालाना टर्नओवर 1500 करोड़ रुपए के लगभग है। चीन द्वारा भारत के अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार पर कब्जा करने के बाद चीन ने अंबाला के विश्व विख्यात 45% विज्ञान उद्योग पर भी कब्जा कर लिया है। यदि अंबाला के विज्ञान उद्योग को प्रशिक्षित लेबर उपलब्ध न कराई गई और चीन से आने वाले माल पर न रोक लगाई गई तो हजारों लोगों को रोजगार देने वाला यह उद्योग तबाह हो जाएगा। इस उद्योग के लिए आज सरकार द्वारा अंबाला के विज्ञान उद्योग से जुड़े उद्यमियों की मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग का एक मजबूत तरीका उन्नत करने की आवश्यकता है। यहां पर एक बड़ा कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाए जाने की भी आवश्यकता है। यहां पर पहले टूल रूम और एक डीडीसी की स्थापना की गई थी, जिसे आज बंद कर दिया गया है। मैं मांग करता हूं कि सरकार अंबाला के विज्ञान उद्योग को ड्रैगन अटैक से बचाने के लिए कदम उठाए। महोदय, श्रीमती जसकौर मीणा जी। बस, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। आज भारत की आर्थिक प्रगति का आधार आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्र है। सरकार की नीति के आधार पर कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के अनेक उपाय हमारी सरकार कर रही है, लेकिन कृषि में सिंचाई जल की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र डार्क जोन है। वर्षा दर की राजस्थान में बहुत ही न्यून स्थिति है। राज्य सरकार ने जो ईस्टर्न कैनाल योजना की डीपीआर बनाई, उसमें दौसा जिले को कमांड एरिया से बाहर कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार केवल किसान के नाम पर राजनीति कर रही है। अतः मैं आपके माध्यम से आज ये मांग करती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा में जहां 90% जनता खेती पर निर्भर है, उस सभी कृषकों की पीड़ा को ध्यान में रखकर ईस्टर्न कैनाल योजना का प्रोजेक्ट शीघ्र मंजूर किया जाए ताकि हमें राहत मिले। धन्यवाद। श्री रामकृपाल यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्रा की ओर आकर्षित करते हुए कहना है कि पटना जिला के एकमात्र कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ में कार्यरत है। यदि मेरे क्षेत्र के किसी किसान को कृषि से संबंधित नवीनतम तकनीकी जानकारी अथवा लाभप्रद योजना से अवगत होना हो तो उसे बाहर जाने हेतु 80 किलोमीटर की यात्रा
करनी पड़ेगी, जो किसी भी दृष्टिकोण से तर्कसंगत और व्यवहारिक नहीं है। उल्लेखनीय है कि सरकार के स्तर से किसानों को नई तरीके से तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर उनके आमदनी को दुगनी करने की कार्रवाई करने की कई महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है, जिससे कृषि विज्ञान केंद्र की अग्रणी भूमिका है। उक्त उद्देश्य से लाभान्वित होने से मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता और किसान पूर्णतः वंचित है, क्योंकि कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र की दूरी मेरे संसदीय क्षेत्र से करीब 80 किलोमीटर दूरी पर है। यह विदित हो कि पटना जिले का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है तथा पटना जिले में 3 लोकसभा क्षेत्र पड़ते हैं तथा पटना में एकमात्र कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ में स्थापित है। यदि जिले का क्षेत्रफल बड़ा हो तो उक्त जिले में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र खोलने के दृष्टांत उपलब्ध हैं। माननीय कृषि मंत्री जी से आपके माध्यम से करबद्ध प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में कृपया प्राथमिकता के आधार पर मेरे पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र फुलवारी शरीफ, दानापुर, मनेर, पालीगंज, मसौरी या विक्रम में से किसी एक यथोचित स्थान पर कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की दिशा में वांछित आदेश एवं निर्देश अविलंब देने की कृपा की जाए। बहुत धन्यवाद सर। श्री सुब्रत पाठक जी। आपके द्वारा मुझे बोलने का अवसर दिया गया है। आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान हमारे राज्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर दिलाना चाहता हूं। बंजारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डालने का मामला बहुत दिनों से केंद्र सरकार में लंबित है। उत्तर प्रदेश का बंजारा समुदाय आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक मानदंडों से बहुत ही दयनीय स्थिति में है। इन्हीं कारणों से इस बारे में राज्य सरकार की कैबिनेट ने 2013 में ही निर्णय लेकर अपनी प्रबल संस्तुति पत्रांक 1689 दिनांक 8/11/2013 के माध्यम से केंद्र को भेज चुकी है। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि अनुसूचित जनजाति को श्रेणी में आने के लिए निर्धारित 5 विशेषताओं में से सभी पर बंजारा समुदाय की योग्यता है, जिसका राज्य की अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध संस्थान लखनऊ के द्वारा पूरे जांच के बाद सत्यापन किया गया है और उसके बाद ही राज्य सरकार ने संस्तुति की। इस बाबत भारत सरकार की जनजाति कार्य मंत्रालय के 2018 के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 15/3/2019 को समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 717/26/3/2019 से पुनः केंद्र सरकार को स्पष्टीकरण दे दिया है। अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश की बंजारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में डालने का कार्य किया जाए। धन्यवाद। श्री राजू बिष्टा जी। श्री संजय भाटिया जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। आज दिल्ली और गुरुग्राम तेजी से विकासशील शहरों में है। इनकी बिल्कुल नजदीकी हमारे लोकसभा क्षेत्र करनाल और पानीपत में बड़े बड़े IOCL, लिबर्टी फुटवियर और टेक्सटाइल उत्पाद हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर CSR व्यय अगर यहाँ के महिलाओं के प्रशिक्षण में, उनके रोजगार में, उनकी शिक्षा में, उनके हेल्थ में अगर खर्च किया जाए तो मैं समझता हूं कि ये बहुत उपयोगी होगा। जहां भी इस तरह के IOCL ने मथुरा में, बठिंडा में जहां भी रिफाइनरी है, इस तरह का CSR का व्यय उन्होंने बढ़ा के रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी व माननीय नेचुरल गैस और पेट्रोलियम मंत्री, कृषि मंत्री, इन सभी उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि पानीपत रिफाइनरी में और करनाल NDRI में CSR के माध्यम से महिला प्रशिक्षण केंद्र, ड्राइविंग स्कूल, महिला छात्रवृत्ति की योजना को शुरू किया जाए। धन्यवाद। श्री सुभाष चंद्र बहेरिया जी। डॉक्टर उमेश यादव जी। थैंक यू स्पीकर सर। सीमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड of Sedam, Kalburgi, Karnataka stopped its production in 1998 and faced disinvestment in
2006 by Government of India. With this investment, more than 4,000 to 5,000 families have gone through severe financial crisis, as the cement industry was the only source of their income. After my pursuance of this matter since 2019, Secretary's level meeting was called by the Honorable Minister for Heavy Industries on 26/11/2019, which resulted in a public hearing in September 2020 for 3 continuous days by Pollution Board to seek queries or objections for starting the mining process of limestone in this area. Now the people of this area found ray of hope that at least something is going to start soon for their livelihood. In this area, limestone is in an abundant quantity to start a cement factory of 2 million ton capacity, and this would last for more than 100 years. If clinker process is granted by the Government of India, then it will be the game changer for the common people, as it will generate more than 2,000 direct and indirect employment. I therefore request you to kindly give direction to the concerned authority to start the clinker process and expedite the disinvestment process of Cement Corporation India Limited, Sedam, Kalburgi, Karnataka. Thank you, sir. दिया कुमारी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज देश में आवागमन के लिए जिस तेजी से नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का निर्माण हो रहा है वह प्रशंसनीय है। मेरे संसदीय क्षेत्र राजसमंद पहाड़ी क्षेत्र के साथ विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला क्षेत्र है और अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए विख्यात है। राजसमंद संसदीय क्षेत्र में आवागमन की सुगमता के लिए निम्नलिखित सड़कों का बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में NH 158 जो कि मांडल भीलवाड़ा से रास तक स्वीकृत है और कार्य प्रगति पर है, उसे 40 किलोमीटर बढ़ाते हुए वाया रियाबड़ी पादुकला तक NH 89 से जोड़ा जाए। NH 458 लाडनू से जस्सा खेड़ा वाया मेड़ता कार्य हो चुका है, परंतु वन क्षेत्र की 32 किलोमीटर सड़क रायपुर से जस्सा खेड़ा का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। इस कार्य की DPR बन रही है, परंतु अधिक विलंब हो रहा है। इसको शीघ्र पूर्ण कराया जाए। NH 158 को NH 89 से जोड़ने के लिए लांबिया से पुष्कर वाया कुड़की 58 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति NH घोषित की जाए। इसके लिए राज्य सरकार से अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री रवनीत सिंह जी, डॉक्टर मोहम्मद जावेद जी, श्री दीपक बैद जी, श्री AKP चिनराज जी, श्रीमती गीता विश्वनाथ जी। Thank you, sir. Sir, expansion of proposed phase 2 of textile PLI scheme include national fabrics. So the union government approved the textile sector production linked incentive PLI program last year. Along with the measures such as rebate of state and central taxes and levies and the remission of duties or taxes on export product. This move was intended to herald a new era in the textile industry by providing raw materials at competitive prices. Skill development and other benefits will boosting domestic manufacturing and lowering import bills. Sir, the scheme provided incentives worth of 10,683 crores over a 5-year period to boost the manufacture of high-value man-made fiber fabrics, apparels and technological textiles. However, in this pursuit to push manufacturing of high-value man-made fabrics, the natural fibers that are produced by plants, animals, geological processes and are recyclable and biodegradable in nature have largely been ignored by the policy makers. Sir, with right policies in place,
new, expensive and extract fabrics can be developed by natural fibers, promising high return to the farmers. Especially in our state, the weaving of Ratnalu Khadi, which happened to have impressed Gandhiji when he visited the area in the early 1920s, can be turned into a thriving enterprise. As a result, it is critical for the Union government to expand the scope of proposed Phase 2 of the Textile PLI scheme to include Ratnalu Khadi, natural fibers, in order to ensure doubling the income of farmers. Thank you, sir. श्री राजेंद्र गावित जी। अध्यक्ष महोदय, in my constituency, Vasai Virar Corporation with the population of 24 lakhs has been facing acute water crisis and against the demand of 372 MLD. Available over from all sources is only 230 MLD. The corporation has prepared DPR for the augment and strengthening of distribution system for 225 MLD from MMRD Surya scheme for 60 MLD from Kolsapada. Out of the 310 MLD sewerage generated under the Vasai Virar City Municipal Corporation, the present sewerage treatment installation capacity of the corporation is only 77 MLD. 230 MLD STP capacity is required to be installed. National Green Tribunal and MPCB has already imposed a penalty of Rs 113.58 crore on the corporation for not having required sewerage treatment facility. To overcome the above problems, this corporation is submitted the project with Rs 1200 crore City Water Action Plan under Amrut 2 scheme of the Union Government. I request the government to approve the project, which will augment water supply distribution system and also provide the underground sewerage system for Nalasopara East and West. The grants need to be made available to the corporation for approving the above project under central government Amrut 2 scheme. I request to Urban Development Minister Hardeep Puri Singh की थैंक यू। हरदीप पुरी सिंह से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर मेरा मतदार। थैंक यू। श्री दिलेश्वर कामत जी। धन्यवाद सभापति महोदय। महोदय, देश के नवोदय विद्यालय ग्रामीण उम्मीदों को पंख लगा रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर शिक्षा की रोशनी फैलाने का काम नवोदय विद्यालयों ने करके दिखाया है। इस सफलता का श्रेय नवोदय विद्यालय के शिक्षकों को जाता है, जो अपने परिवार और सामाजिक परिवेश को छोड़कर 24 घंटे कैंपस में रहकर सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन इस महान सफलता के पीछे का दुखद पहलू यह है कि ये शिक्षक विषम हालातों में काम करने वाले नवोदय विद्यालय के समस्त कर्मचारियों को CCS 1972 पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा की सुविधा से वंचित रखा गया है, जबकि CBSE, सैनिक स्कूल, रेलवे स्कूल, NCERT, NIOM, तिब्बतियन स्कूल आदि के कर्मचारियों को यह सुविधा प्राप्त है। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि 1 जनवरी 2004 के पहले के नवोदय विद्यालय के समस्त कर्मचारियों एवं शिक्षकों के लिए इस ओल्ड पेंशन की सुविधा बहाल की जाए। धन्यवाद। श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी। श्री रितेश पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय। 0 आवर का सबमिशन है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय। नाम रह गया हो तो अवसर दे दिया जाएगा। हमारे देश में युवाओं के ऊपर बेरोजगारी को लेकर के गहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है युवाओं को। इसी कड़ी में करीब 12,000 नौकरियां स्टार्टअप की दुनिया में जो है खत्म कर दी गई हैं, जिसमें ओला, ब्लिंकिट, बाइजू, अनअकैडमी, वेदांतु, कार24, मोबाइल प्रीमियम लीड, लीडो लर्निंग, एम फाइनेंस, ट्रेल, फार हाईवे, फॉरलॉन्को और आदि कंपनियों ने हजारों लोगों को निकालने का काम किया है, जिसकी वजह से आगे ये भी माना जा रहा है कि इन्हीं स्टार्टअप सेक्टर्स में करीब 50,000 नौकरियों को खत्म कर दिया जाएगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि जो हमारे जो ये कानून बने हैं लेबर और
नौजवानों को, युवाओं को नौकरी देने के लिए, उसके अंदर जो एक रिस्ट्रक्चरिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट का क्लॉज डाला गया है, इसको ये कंपनियां पूरी तरह से रामबाण की तरह इस्तेमाल कर रही हैं अपने बिजनेसेस में। सर, मैं खत्म कर रहा हूं। वो इसका बहाना लेकर के लोगों को निकालने का काम कर रही है, जिसकी वजह से युवाओं का फ्यूचर पूरी की पूरी तरह से अंधकार में आ गया है और हजारों और लाखों लोगों का परिवार अंधकार में चला गया है। साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर से यह निवेदन करता हूं कि वो इस मैटर को गंभीरता से देखने का काम करें। जहां हमारे देश में नए नए यूनिकॉर्न्स बनने का काम कर रहे हैं और नौजवानों को कहा जाता है कि आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को और इंप्रूव करिए ताकि आपको नौकरियां मिल सके, वहां पे इनको, सर मैं बस खत्म कर रहा हूं, वहां पे इन नौजवानों को हमें सुरक्षा देने की जरूरत है, उनको आपकी सुरक्षा की जरूरत है और उसके लिए आप लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर को ये डायरेक्ट कीजिए कि इस मामले की गंभीरता में जाएं और इन नौजवानों को एक सुरक्षा कवच देने का काम करें ताकि उनकी नौकरियां बची रहें। श्री सुभाष बहेड़िया जी, 0 शून्य वाला दोनों है उनके आज करा रहे जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान, जो ये चेक बाउंस होते हैं इसके कारण जो जाती हो रही है, क्योंकि लोग बाग खाली चेक दे देते हैं, अपने आप पैसे भर के उसको बाउंस करा के फिर कानूनी कार्रवाई करते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से यही आग्रह है कि जब तक ये प्रूफ न हो जाए कि जिसने चेक दिया उसने कोई पैसा लिया या कोई माल लिया है, जब तक प्रूफ नहीं हो जाए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसके केसेस जो है इनमें पुलिस में चल रहे हैं और इसका नाजायज जो है लोग बाग परेशान कर रहे हैं। तो इस बारे में आवश्यक कार्रवाई जरूरी है कि चेक बाउंस के मामले में जो कानून बना हुआ है, जो नियम बना हुआ है, उसको जो है वापस विचार किया जाए और केवल वास्तव में मांगने वाले को जो दिए गए चेक है उसी पे कार्रवाई हो। धन्यवाद आपका। 377 श्री हाँ धन्यवाद महोदय। देश में रोज ट्रेनों में लाखों लोग यात्रा करते हैं। आम आदमी के लिए अपने काम को लेकर यात्रा का पैसेंजर ट्रेन यानी लोकल ट्रेन ही सस्ता और सुलभ साधन है। कोरोना काल से पहले पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव सभी स्टेशनों पर होता था, परंतु कोरोना के बाद रेल मंत्रालय की ठहराव को लेकर जीरो बेस्ड नीति के चलते अनेक स्टेशनों पर पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव बंद हो गया है। इससे आम जन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा आए दिन क्षेत्र में पैसेंजर ट्रेनों के ठहराव की मांग उठ रही है। मेरा सदन के माध्यम से रेल मंत्री से निवेदन है कि पैसेंजर ट्रेन जो लोकल ट्रेन केवल लाभ के लिए ही नहीं वरन आम जन को आवागमन की सुविधा की दृष्टि से भी चलाई जाती है। इसलिए पैसेंजर ट्रेनों के मामले में नीति परिवर्तन करके आम जन को राहत देते हुए पूर्व की भांति जिन स्टेशनों पर रुकती है वहां पुनः ठहराव सुनिश्चित कराया जाए। श्री रमेश बिधूड़ी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मुझे आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे आपने बोलने का मौका दिया। 377 के तहत आपके माध्यम से सदन का ध्यान विशेष से माननीय ऊर्जा मंत्री जी की तरफ दिलाना चाहता हूं। दिल्ली की गंभीर समस्या जो पानी को लेकर है, बिजली को लेकर है। आदरणीय महोदय, दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है, वहां दक्षिणी दिल्ली में प्रतिदिन 3 से 4 घंटे बिजली कटौती हुआ करती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय श्री नितिन गडकरी जी, तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के प्रयासों से शूटिंग रेंज रोड पर एक 3100 करोड़ की लागत से 400 बाई 220 किलोवाट के बिजली घर के निर्माण से दिल्ली की समस्या का समाधान तो हो गया, परंतु बिजली के संबंध में 2 समस्याएं और हैं। दिल्ली में वर्ष 2010 में 40.47 लाख उपभोक्ता थे, जो बढ़कर अब 61.68 लाख हो गए हैं एवं 900 से 1000 करोड़ रुपए की कलेक्शन हर महीना बाहर दिल्ली की बिजली कंपनियों को होती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था ये कंपनियां चोर हैं, लुटेरी हैं, मैं इनको जेल भेजूंगा। बीएससीएस, यमुना पावर लिमिटेड में काफी अब अनियमितताएं हैं। मेरे क्षेत्र में महरौली विधानसभा में किशनगढ़, मसूदपुर, जे बंधु कैंप, जय हिंद कैंप, रजौकरी, बीएसएस कैंप, छतरपुर विधानसभा में मांडी गांव, छतरपुर एक्सटेंशन, राजपुर खुर्द, राजपुर कॉलोनी में नए कनेक्शन अब नहीं दिए जा रहे हैं। कारण बताया जाता है कि लोड ज्यादा है और ट्रांसफार्मर फूक जाएंगे,
इसके साथ साथ ओखला, सीलमपुर, मटिया महल, बल्ली महाराज, मुस्तफाबाद, जहां विशेष समुदाय के लोग रहते हैं, वहां 80% बिजली की चोरी होती है, लेकिन उनसे बिल नहीं वसूला जाता तुष्टीकरण के कारण। और कभी एक आध केस में चोरी का रेट पड़ भी जाए तो बिजली खपत के जो बिल बनते हैं उनकी 70 से 80% पेनल्टी माफ कर दी जाती है। जबकि इन्हीं परिस्थितियों में दिल्ली के अन्य इलाकों में बिजली के मिसयूज या थेफ्ट का मामला होने पर वहां 30 से 50% तक की छूट दी जाती है। यह भेदभाव दिल्ली में हो रहा है। वहीं पुराने ट्रांसफार्मर भी नहीं बदले जाते हैं, जबकि दिल्ली सरकार का ऊर्जा क्षेत्र में कुल प्लान एक्सपेंडिचर बहुत घटा है। वर्ष 2011 में कुल प्लान एक्सपेंडिचर का 13.44% था, जो अब वर्ष 2020-21 में मात्र 31.31% रह गया है। उल्टे पीपीएसी के नाम से अब 6 से 8% दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। यह भी कहने के लिए है, बल्कि उसका डबल लिया जा रहा है। यह बढ़ोतरी जो डबल हो रही है उसे आम कंज्यूमर की कमर तोड़ी जा रही है। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के 4 कंपाउंड हैं, हर जगह 6% की बढ़ोतरी इसमें कर दी गई है चारों फीट पे, जो डबल बनती है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री केंद्र से मेरा अनुरोध है इस विषय में, क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली में जो 49,000 करोड़ रुपया अवैध रूप से वसूला गया है 2015 से लेकर और 2021 के बीच में, कहीं ना कहीं इसकी एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से जांच की जानी चाहिए। उपराज्यपाल जी को आदेश देना चाहिए जिससे दिल्ली के लोग लुटे से बच सकें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभा की कार्यवाही आज दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।